नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात करेंगे विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर के, जो कि कल से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र काफी अहम रहने वाला है। कई अहम मुद्दों पर विपक्ष की तरफ से भी सरकार को घेरने की कोशिश इस दौरान की जाएगी। सत्ता पक्ष से जवाब मांगा जाएगा, लेकिन इस सत्र से पहले एक बार फिर से नेता विपक्ष को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। क्या एक बार फिर कांग्रेस विधायक जो है वो बिना नेता प्रतिपक्ष के ही सदन में बैठेंगे? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र, जिसके लिए पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं, वो कल से शुरू होने वाला है। अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार मानसून सत्र फिलहाल 3 दिन का अनुमानित है, लेकिन फाइनल फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लिया जाएगा। इस सत्र के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तैयारियां भी लगभग पूरी हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने सीएम सैनी की अध्यक्षता में सभी विधायकों की बैठक बुलाई है, तो वहीं पहले से ही कई मुद्दों पर अपनी तैयारी की हुई है। मानसून सत्र में बहुत सारी चीजें तो जो हमारे संकल्प पत्र में जो बातें कही थी, हमने उनको पूरा किया है। उनकी जानकारी भी देंगे। कुछ हम सत्र में लेके आएंगे, कुछ विषय आएंगे, वो सारे जब सत्र चलेगा उसकी जानकारी सबको। तो वहीं कई अहम मुद्दों पर विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। विशेष रूप से कानून व्यवस्था का मुद्दा विपक्ष की तरफ से सदन में उठाया जा सकता है। Have you seen the crime chart? Have you seen that every day there's a murder? हर एक चीज़ में कत्ल हो रहे हैं, रोज़ कत्ल हो रहे हैं। इवन इनकी वाइन शॉप से जो खुली थी उसके ऊपर ठेके देने के लिए वहाँ पर गोलियाँ चल रही हैं। और सवेरे उठो तो सबसे पहले अखबार में क्राइम ही क्राइम भरा होता है, जिससे दिस गवर्नमेंट हैज़ ये टोटली फेलियर गवर्नमेंट। सो फॉर लॉ एंड ऑर्डर इज कंसर्न, चावल की मिलें शिफ्ट हो गई। वाई देयर शिफ्टेड। एग्रीकल्चर में किसान नाराज है इनसे। एमएसपी की वादे इनके थे, चलो उसको तो झूठे वादे करने में ये परफेक्ट है इस बात के लिए। बिल्कुल मोशन काम रोको प्रस्ताव लेके आएंगे और लॉ एंड ऑर्डर पे हमारा काम होगा। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सबसे पहले हमारी पार्टी की तरफ से जैसे दोनों विधायकों को बोलने का मौका मिलेगा, वो इस इश्यू पे सरकार को पूर्ण रूप से घेरने का कांग्रेस की तरफ से कहा है काम रोको प्रस्ताव लेके आएंगे। मैं तो कल भी पत्रकारों ने मेरे से ये बात पूछी थी, आज आपके माध्यम से फिर ये बात करता हूँ कि अगर कांग्रेस सही मायने में विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है तो सबसे पहले काम रोको प्रस्ताव इस पे लेके आना चाहिए। यानी तैयारी पूरी है, चाहे सत्ता पक्ष की बात हो या विपक्ष की। विधानसभा में कई अहम मुद्दों की गूंज सुनाई देगी, लेकिन एक और बड़ा सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से विधानसभा की कार्यवाही बिना नेता प्रतिपक्ष की ही होगी? ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। ओंकार सिंह जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत बजरंग दास गर्ग जी आपसे ही करूंगा, क्योंकि कल से विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। क्या उम्मीद की जाए कल की बीएसी की बैठक में नेता विपक्ष कांग्रेस की तरफ से पहुंचेगा, या फिर किसी नेता को वैसे ही जैसे पिछली बार 2 सत्रों में भेजते रहे हैं वैसे ही भेजा जाएगा? देखिए जितेंद्र जी, जहाँ तक ये हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है, सर अंदरूनी मामला पार्टी तक रह जाता है, लेकिन ये मामला प्रदेश के हित से भी जुड़ जाता है। जब आप सदन में पहुंचते हैं, बीएसी की बैठक जब होनी है, उसमें समझते होंगे आप कितना महत्वपूर्ण ये पद है। जी, ये बात बोल दे लीजिए। और जल्द ही मैं कह रहा हूँ सीएलपी नेता और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी, उसकी भी घोषणा होनी है, जिसका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। किसी भी वक्त इन दोनों की भी घोषणा होने वाली है। आपने मीडिया के माध्यम अखबार में भी पढ़ा होगा, अनेकों बार ये बात चल रही है। उस पर काम जारी था। पहले हमारे जिला के प्रधान बनने थे, 25 प्रधान हमारे जिला के बन चुके हैं। इससे पहले हमारा महीने पहले युवाओं का संकट कंप्लीट हुआ था। इससे पहले महिला का है, एससी बीसी है, लीगल है, किसान मजदूर संगठन है, सभी संगठन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस सीएलपी और प्रदेशाध्यक्ष बनने वाला है
वो जल्दी ही बन जाएगा। मगर मुद्दे की बात, जो विधानसभा सेशन है जी। सरकार का काम है मुद्दे से भटकाना, ताकि इस आदमी क्या है विपक्षी नेता अपने मुद्दे ना उठाए। आज मुद्दे की बात के लिए विधानसभा में अनेकों मुद्दे हैं। सबसे पहले बेरोजगारी का मुद्दा, सबसे अहम मुद्दा जो है हरियाणा के अंदर हर रोज जो मर्डर हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, फरोख्ती हो रही है, मंथली मांगी जा रही है। जेलों में बैठे अपराधी खुलेआम गैंग चला रहे हैं। विदेशों में बैठे अपराधी गैंग चलाकर हरियाणा के अंदर फरोख्ती मांगी जा रही है। 88 गैंग, यानी 88 ऐसे गैंग हैं जो हरियाणा के अंदर फरोख्ती और फायरिंग करने की मंथली लेने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा बरसाती नाले जो बंद पड़े हैं और सीवरेज नाले बंद पड़े हैं। खेतों के अंदर जो पानी बरसात का भर गया था, जिसके कारण फसल खराब होगी, धान की, नरमा की, बाजरा की, अनेकों मुद्दे हैं। और यहाँ तक कि विधायक अपने हलके के अंदर जो समस्याएं हैं उस मुद्दे को उठाएगी। वो एक बड़ा भारी मुद्दा है। प्रदेश के अंदर जो लगातार नशा बढ़ रहा है, नशे का व्यापार फल फूल रहा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाल ही के अंदर सरकार ने बिजली के दामों में अनाप शनाप बढ़ोतरी कर दी, मकानों पर, दुकानों पर रेट बढ़ा दिए और लोगों पर 165 रुपए फिक्स चार्जिंग था, उस पर 290 रुपए प्रति यूनिट कर दिया। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको उठाएंगे। यहाँ तक कि सरसों का तेल इन्होंने 40 रुपए से 100 रुपए कर दिया बीपीएल के कार्ड वालों को। ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो मतलब पूरी तरह से मतलब विपक्ष जो है कांग्रेस पार्टी तैयार रहती है, विधानसभा में उठाएंगे। ये सरकार पूरी तरह से फैल हो चुकी है। इस सरकार से हरियाणा का व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, किसान बेहद दुखी है। किसान सड़कों पर, इनके खुद के सरकारी कर्मचारी जो इनकी जो एम्प्लॉई है वो सड़कों पे रोज आंदोलन कर रहे, मजदूर सड़कों पर, हर व्यक्ति इनसे दुखी है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इन्हीं में प्रदेश का ध्यान सुन रहा था कि हमने जो घोषणा पत्र था उस पर हम बताएंगे। अरे आज तक तुमने बताया नहीं, जो आपने घोषणाएं करी एक घोषणा आप पूरी नहीं कर पाए, आप क्या बताओगे? आप सिर्फ कहते हो। इन्होंने कहा केंद्र सरकार ने मोदी जी 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज तक नहीं दी। हरियाणा सरकार ने कहा हम तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम 75% हरियाणा के लोगों को रोजगार दिलाएंगे, रोजगार देंगे। एक भी रोजगार ये दे नहीं पाए। फैक्ट्रियां लगाने के बजाय फैक्ट्रियां हरियाणा से पलायन करेगी। सरकारी आज भी 2 लाख सरकारी पद, इनकी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है। कानून व्यवस्था की जो बात आती है 50% से ज्यादा पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी आज उनकी भर्ती की जरूरत है, वहां कम है। और स्कूल के अंदर अब डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, 50% से ज्यादा पद और स्कूलों में मास्टर खाली पड़े, हॉस्पिटलों में डॉक्टर खाली पड़े। ऐसे हालात है, मतलब स्कूलों की आप देख लो, आपके ये तमाम समस्याएं तो आप गिनवा रहे हैं, लेकिन मजबूती से तभी तो उठेगी ना जब नेता विपक्ष होगा। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, फिर से आऊंगा। लेकिन ओंकार जी, इनेलो की तरफ से क्या कुछ तैयारी सदन को लेकर, सत्र को लेकर? जितेंद्र जी, इस बार सदन में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अपराध का, कानून व्यवस्था का उठने वाला है। आप देखिए हर रोज कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन हत्या, गैंगरेप, रेप, लूट ऐसी कोई वारदात न हुई हो। और चोरी तो बेइंतहा हो रही है और सरकार कहती है सब कुछ ठीक चल रहा है, जबकि प्रदेशवासियों का कहना है कि हरियाणा में सरकार तो है ही नहीं, मुख्यमंत्री डम्मी है, इनकी अपनी नहीं चलती। आप देखिए आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि मनीषा हत्याकांड हुआ, कितने दिन तक डेड बॉडी का संस्कार नहीं हो पाया। और उनकी मांग क्या थी? उनकी सिंपल सी मांग थी कि एम्स में उसका पोस्टमार्टम कराया जाए और जांच सीबीआई से कराई जाए। क्या बड़ी मांग थी। उनको इतने दिन इंतजार करा के आखिर में मांग मानी और उनकी मांग के अनुसार आज संस्कार हुआ। ये परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा खतरनाक है प्रदेश में। और ऐसी परिस्थितियां हमने जिंदगी में नहीं देखी कि एक गैंग ये कहता है कि अगर मनीषा के हत्यारों को सरकार सजा नहीं दे सकती तो हम सजा देंगे। आज कितने गैंग, तकरीबन 40 गैंग हरियाणा में सक्रिय हैं। सरकार क्या कर रही है? इसके साथ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है।
क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, नगर पालिका नगर निगम में तो प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए 25,000 रुपए का रेट फिक्स हो चुका है। इसमें सरकार कुछ नहीं पा रही। प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो सरकार लाई तो थी जनता की सुविधा के लिए, लेकिन उनका सिरदर्द बन के रह गई है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि आज बेरोजगारी के बगैर हमारे बच्चे नशे की चपेट में है। नशा बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। जहां तक विधानसभा के सत्र की बात है, इस सत्र में जो मुख्य मुद्दे हैं वो बिजली का बिल बढ़ाना, जिसके लिए इनेलो ने संघर्ष भी किया और शक्ति भवन में प्रदर्शन भी किया। बिजली के बिल 4 गुना तक बढ़ा दिए गए। उसके बाद 1 महीने बाद ही कलेक्टर रेट 200 गुना तक बढ़ा दिए गए। ये क्या कहता है, क्यों जनता को ऐसी मार मारी जा रही है? इसके साथ बहुत सारे मुद्दे, आज एमबीबीएस के छात्रों का रिजल्ट आए हुए कितना टाइम होगा नीट के एग्जाम का? सरकार की कोई पॉलिसी ऐसी निश्चित नहीं है कि एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स को कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी। बच्चों का भविष्य अंधकार में है, बच्चों की एडमिशन नहीं हो रही। सरकारी कॉलेजों में लिमिटेड सीट है। अब जब लिमिटेड सीट है तो प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन होगी। किसी भी स्टूडेंट को इस चीज का नहीं मालूम है कि उसकी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होने पर, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष में कहीं पे भी एडमिशन होने पर सरकार की स्कॉलरशिप योजना क्या है, ये कहीं स्पष्ट नहीं है। ये चीजें स्पष्ट करनी चाहिए इनको। और जहां तक विधानसभा सत्र की बात है, विधानसभा सत्र में प्रत्येक वो मुद्दा इनेलो उठाएगी जिससे आज प्रदेश की जनता जूझ रही है। कांग्रेस के 37 एमएलए हैं। कांग्रेस अपना अध्यक्ष बनाए ना बनाए, इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अपनी आवाज उठानी है, हमने जनता की आवाज उठानी है। और जनता की आवाज जब इनेलो का एक विधायक था तब भी हमने पूरी मजबूती से उठाई थी। आज हमारे 2 विधायक हैं तब भी पूरी मजबूती से उठाई। जी प्रियदर्शनी जी, विपक्षी तरफ से तमाम मुद्दे जिनको लेकर के तैयारी की गई है सरकार को घेरने की, और अपराध तो पिछले दिनों में एक बड़ा मुद्दा रहा ही है, चाहे वो जनप्रतिनिधियों को धमकी का मामला हो, फिरौतियों के मामले हो, व्यापारियों को, या इस तरह के जो गैंग है वो सरेआम पुलिस प्रशासन और सरकार को भी कहीं ना कहीं चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। उसको लेकर के सरकार को घेरेगा विपक्ष। और भी कई मुद्दे हैं, किस तरह की तैयारी सत्ता पक्ष की तरफ से रहने वाली? हितेन जी, मैं अपने अभी दोनों ही साथी प्रवक्ताओं की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी और मुझे बड़ी हास्यास्पद भी कुछ बातें लग रही थी। जैसे कि मेरे बड़े भाई ओमकार जी ये बात बोल रहे हैं, अभी इन्होंने ये बात बोली कि मैंने तो अपने जीवन काल में ऐसी स्थिति देखी ही नहीं। मुझे तो लगता है कि ओमकार भाई मुझसे काफी बड़े हैं और मैं उनका बड़ा आदर सम्मान करती हूँ। इनेलो के टाइम पे भी रहे ही होंगे ओमकार भाई, बिल्कुल, तो और एकदम यंग पीक एज में रहे होंगे। उन्होंने देखी नहीं कि किस तरीके से गुंडागर्दी होती थी पूरे हरियाणा में? भूल गए वो दौर? कैसे भूल गए? मुझे तो हैरानी हो रही है। जितेंद्र जी, मेरी बहन से पूछना उस वक्त आप कहाँ थे, जिसको आप क्या कर रहे थे उस टाइम? जी जी ओंकार, मैं नहीं प्रियदर्शनी जी, कल भी आपने मुद्दा उठाया था। ओंकार जी उसके बाद अपना स्कूल में पढ़ रही थी ओमकार भाई। ओमकार भाई तो पूछ लिया उस समय ये कहा। हाँ, मैं इसका जवाब दे देती हूँ। एक बार उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद ओमकार भाई जब आप बोल रहे थे मैं सुन रही थी ना। अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं स्कूल में पढ़ रही, मैं इसका जवाब दे देती हूँ। मैं स्कूल में पढ़ रही थी और मुझे बड़ी अच्छी तरीके से विधानसभा सत्र में जो विपक्ष के मुद्दे रहने वाले हैं, राजनीति की कोई नॉलेज नहीं तुम्हारे को, स्कूल में तुम पढ़ रहे थे और आप इसकी बात कर रहे हो। ओंकार जी अभी रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा, जवाब लूंगा आपसे। प्रियदर्शनी जी, आप उस बात पर जवाब दीजिए। विधानसभा सत्र में किस तरह से आपकी सरकार की तरफ से जवाब दिया जाए? देखिए, आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सारे विधायक को जितने भी हमारे विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, आज उन सबकी बैठक चंडीगढ़ में हुई है। किन किन मुद्दों पे आज चर्चा कल होगी, ये सारा का सारा एक पैटर्न तैयार कर दिया गया है। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। हम अपनी रिपोर्ट कार्ड के साथ भी चौथा मुझे लगता है विधानसभा का सत्र होगा जो इस समय होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, मैं ये बड़े खेद के साथ बोल रही हूँ कि आज भी हरियाणा वंचित है कि कहीं ना कहीं हमारे पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन LOP नहीं है। और मेरे बड़े भाई इस तरीके की कांग्रेस के मेरे जो साथी प्रवक्ता है वो बोल रहे थे कि ये हमारा मामला नहीं है। अरे भैया, हमारा मामला नहीं है लेकिन हरियाणा का तो मामला है। आप अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाए ना बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जनता को, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो एक संवैधानिक पद है। एक संवैधानिक पद
जितेंद्र जी मैंने नहीं, नहीं, वो आपने अपनी पार्टी की तरफ से कह रही है सर, वो आपके लिए नहीं कह रही है कि ऑपोजिशन भी आपका निजी मामला नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी आपका निजी मामला नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपका निजी मामला नहीं हो सकता बजरंग जी आप ही के पास वो आऊंगा संवैधानिक पद है जी, बात पूरी कीजिए जल्दी से। और संवैधानिक पद को आप अपना निजी मामला नहीं कह सकते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन हरियाणा प्रदेश को चाहिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन चाहिए। अगर आप अपने आप को बोलते हैं कि हम इतना बड़ा मैंडेट लेके आए हैं, आपके 37 विधायक मिलके एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं चुन पा रहे क्योंकि आपको डर है कि आपकी पार्टी में फूट हो जाएगी। इतनी मुश्किल से 11 साल से घिसा के आपने जिला अध्यक्ष बनाए, अब उसके बाद आपको ये लग रहा है कि गलती से लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया कोई और, तो पता लगे कि आधे विधायक भाग गए इधर उधर। असलियत ये है, हम लोग अपनी तैयारी में है हितेन जी, और हम आश्वस्त हैं। हमने जो काम कर रखे हैं वो आश्वस्त है। पिछली बार भी आपने विधानसभा के चुनावों में सत्र जब हुआ था तब आपने देखा था हर मंत्री, जितने भी मंत्री हैं, चाहे हमारे कृषि मंत्री हो, चाहे महिपाल डांडा जी हो, चाहे श्रुति चौधरी हो, चाहे आरती राव जी हो, आप जिसका नाम बोले वो सारे मंत्रियों ने जो जो प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का जवाब पूर्ण रूप से दिया है। तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी से कहीं भी सत्ता पीछे पक्ष नहीं हट रहे। पूरी तरह से तैयार है। आपने जो भी विपक्ष के सवाल होंगे उन पर जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को लेकर के लगातार सवाल उठ रहा है। मेरा फिर से सवाल आपसे यही है, मुद्दे बहुत सारे हैं प्रदेश में, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उठाने के लिए मजबूती की जरूरत होती है। एक नेता प्रतिपक्ष जब सदन में उठ करके बोलता है तो सब सुनते हैं, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष ही नहीं, अलग अलग विधायक जो है वो सवाल उठाते रहेंगे, इनेलो के भी विधायक सवाल उठाएंगे, लेकिन कांग्रेस में कौन होगा वो नेता जो मजबूती के साथ सभी मुद्दों पर अपनी बात को रखता हुआ नजर आएगा 37 विधायकों की तरफ से, पूरे विपक्ष की तरफ से? देखिए, मैंने पहले भी कहा और दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारा विधानसभा का नेता और साथ में प्रदेश साधक दोनों की घोषणा कभी भी हो सकती है, इसमें कोई जरूरत नहीं। जहां मुद्दे उठाने की बात है, सभी विधायक मुद्दे उठाएंगे। मुख्य मुद्दे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे बहुत सीनियर नेता है, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे, वो सारे लीड करेंगे। पहले भी वो लीड करते आए हैं, 3 विधानसभा सेशन भी हुए हैं, पहले भी विधानसभा सेशन चले हैं, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमेशा लीड करते आए, वो लीड करें। और जहां तक कि आप पहली छोटी बहन ने कहा विधानसभा में जवाब दिया और विधानसभा में जो है सारे मुद्दों का जवाब देंगे। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, कई विधायक राम कुमार गौतम जी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था और खुले तौर पर विधानसभा में कहा था डॉक्टर अरविंद शर्मा पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, खुलेआम पैसे ले रहा है। कोई जवाब आज तक ना तो अरविंद शर्मा ने दिया, ना सरकार ने दिया, ना उसकी आज तक जांच हुई। ये कोई सड़क का मुद्दा नहीं था, विधानसभा का मुद्दा था। मैं जी भूलना नहीं चाहिए हालात क्या है। आपकी फूट जो है सड़कों की गोगी जी ने और अरोड़ा जी ने भी बहुत सारी बातें बोली है। गोगी जी और अरोड़ा जी ने, उसका भी जवाब उनको नहीं मिला। में ऐसा नहीं हुआ, इतिहास के अंदर है, किसी की सरकार हो उसके ही विधायक उसके अपने मंत्री को ऊपर खुलेआम आरोप है। उन्हें क्या सारा काला चिट्ठा खोल दूंगा इसका, बताओ आप। आज तक उसकी जांच नहीं है। ये कहते हैं हम निर्भर चला रहे हैं विधानसभा को, सरकार चला रहे, इधर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अभी ठीक है जी, प्लीज मुझे काउंटर करना प्लीज। मैं अंत में आपके पास ही आऊंगा प्रियदर्शनी जी, तब आप जवाब दीजिएगा। सही कहा नहीं बजरंग जी, देखो बजरंग जी वो जो बातें उठी थी उसमें क्या जवाब हुआ था वहां पर, वो भी आपको याद रखना चाहिए। लेकिन मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा। आपने कहा कि जल्दी नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। मेरा सवाल यही है कि क्या ये सत्र जो चलेगा अब कल से, क्या इसमें नेता प्रतिपक्ष होगा कांग्रेस विधायकों के पास या नहीं? आखिरी जवाब दीजिए इसका। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, मामला सारा कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको बता देता हूँ।
और आपने मीडिया में सुना कभी भी घोषणा होने वाली नहीं, वो तो मैं खुद भी खबर पढ़ रहा हूँ, रोज पढ़ रहा हूँ, कल से नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। आप मेरे से सीनियर हो तो नहीं, सीनियर तो आप ही हो। आपके रिपोर्टर जो है 24 घंटे पूरे हरियाणा में भी है और दिल्ली जो है अपने AICC के अंदर भी 24 घंटे रहते हैं, उनको सब जानकारी है, कभी भी घोषणा होने वाली है। और एक बता दूं आपको, CLP की बात करके हमारे 37 विधायक को इनसे भारी है, ये जवाब देने वाले नहीं। चलिए ठीक है, वो सदन में देखेंगे, लेकिन ओंकार जी आपको क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से विपक्ष में तो आप भी हैं, जो नेता प्रतिपक्ष होगा वही इनेलो, क्योंकि विपक्ष में है तो वही इनेलो का भी कहीं ना कहीं नेता होगा, तो उसमें आप किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से इस पद को लेकर के, इस पद के ऐलान को लेकर के इतनी ज्यादा कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता जो है वो दिखाई जा रही है, इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है? ओंकार जी ठीक है, बजरंग जी। हितेंद्र जी हमारे नेता आदित्य देवीलाल जी हैं सब, और वो प्रत्येक मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से एक सुलझे हुए व्यक्तित्व की तरह उठाते हैं, और इस बार भी बहुत अच्छे सत्र में उन्होंने अपने प्रश्न तैयार कर रखे हैं और प्रत्येक प्रश्न पर सरकार से अच्छे तरीके से जवाब लेंगे। कांग्रेस अपना विपक्ष का नेता नहीं बना पा रही है, विफल रही है, लेकिन इसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा, हमारे को नहीं होने वाला। ये ठीक है, बजरंग दास जी कहते हैं इनका अपना मामला अपने आप कर लेंगे, लेकिन लोकतंत्र का तकाजा क्या कहता है? लोकतंत्र में कहता है कि जब आप सत्ता पक्ष में हो तो जनता के हित के नियम बनाओ, कानून बनाओ, नीतियां बनाओ, और जब आप विपक्ष में हो जनता की आवाज बनो, जनता के मुद्दे उठाओ, जनता की समस्याओं को उजागर करो, सरकार के पास रखो और सरकार से जबरी हल करवाओ। आज इस सारी परिस्थिति में हम अपनी पार्टी को एक कामयाब पार्टी की तरह कहते हैं और गर्व करते हैं कि हमने प्रत्येक मुद्दे को, चाहे वो HAV यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो MBBS स्टूडेंट्स का हो, या फिर बिजली बिल बढ़ोतरी का हो और प्रॉपर्टी के कलेक्टरेट बढ़ने का हो, हमने प्रत्येक मुद्दे को, यहां तक कि किसानों का मुद्दा और बाढ़ग्रस्त और ओलावृष्टि से जो मुआवजा सरकार ने नहीं दिया वो मुद्दा हो, इन सब ने हमने अपने आप को सेटिस्फाई किया। हमने सड़क से लेकर विधानसभा तक प्रत्येक मुद्दा उठाया है, और कल आप देख लेना सत्र शुरू होने के बाद आपको इनेलो की आवाज नजर आएगी वहां पे, क्योंकि बीजेपी जवाब देने वाली नहीं है। इनके मंत्री तो जवाब देने से भागते हैं और जब भी कोई बात होती है मुद्दों से भटकाने का बात करते हैं। अब मेरी बहन प्रियदर्शनी कह रही थी कि जब इनेलो का शासन था तब ये स्कूल में पढ़ती थी। ठीक है, मेरे से बहुत छोटी हैं, लेकिन इनको ये तो सोचना चाहिए कि जब इनेलो का शासन था बीजेपी हमारी सहभागी पार्टी थी। अगर आज आप कह रहे हो कि इनेलो का शासन गलत था, मतलब बीजेपी का शासन भी गलत था, क्योंकि इनेलो और बीजेपी गठबंधन में थी, अकेले इनेलो का शासन नहीं था। आज ये सिर्फ और सिर्फ एक काम करते हैं, ये इवेंट मैनेजमेंट पार्टी की तरह काम करते हैं। कोई भी बात होती है उसको इवेंट बना देते हैं, उसको लंबा खींचते हैं और उसकी मैनेजमेंट करने में माहिर हैं। जहां तक समस्याओं की बात है, कोई एक समस्या ये बता दे जो इन्होंने खत्म करी। इनका देखिए, जुलाना का नगर परिषद के अध्यक्ष वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। बताइए, 2,27,000 रुपए रिश्वत नगर परिषद का अध्यक्ष ले रहा है। आज गुंडा राज है, चरम पर है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर है, और जितने इनके नेता हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण देने में लगे हुए हैं। अंबाला में ही अभी परसों एक गैस चोरी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। गैस कंपनी के मालिक को बीजेपी नेता संरक्षण दे रहे हैं। आप पता कर लीजिए, आपके टीवी चैनल में हरियाणा न्यूज ने भी दिखाया था 116 गैस सिलेंडर पकड़े गए थे। हमने रेड करवाई, मैंने करवाई रेड, और वो जो मालिक है उसके लिए बीजेपी के एमसी और बीजेपी नेताओं के पुलिस स्टेशन में फोन आते हैं कि इसका नाम ना उजागर हो जाए। अब नाम तो होगा उजागर, क्योंकि 116 सिलेंडर हैं, 1-2 सिलेंडर हो तो छुप जाएं। तो मैं अपनी बहन को इतना कहना चाहूंगा, जरा आंखें खोल लो। जनता तो आपकी आंखें खोल देगी बहुत जल्दी, लेकिन आप भी खोल लो, हो क्या रहा है आपके राज में। भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है, आप इसको नियंत्रण करो, आपकी जिम्मेवारी। प्रियदर्शनी जी, आखिरी कमेंट आपसे जल्दी से। जी देखिए हितेन जी, मैं तो यही बात बोलूंगी
एक एक करके दोनों प्रवक्ताओं को जवाब जल्दी दे से देते दे हैं। दीजिए। देखिए, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते हितेन जी। यही बात मैं बोलना चाहती हूँ बजरंग भाई को कि बजरंग भाई याद रखिए कि आपके अरोड़ा जी क्या स्टेटमेंट देते हैं, गोगी जी क्या स्टेटमेंट देते हैं, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सेक्टर 7 की कोठी एलओपी लीडर को अलॉट हुई थी, हुड्डा जी ने खाली नहीं की है। मतलब इसे कहते हैं ना अपने आप को हर चीज के लिए इंटाइटलमेंट समझना, अपने आप को ऑलरेडी इंटाइटलमेंट समझना कि भैया मेरा तो ये जन्मसिद्ध अधिकार है। नहीं नहीं हुड्डा साहब, आपका ये जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है ठीक है जी। अगर आपके नाम से आगे हुड्डा लगा है, गांधी लगा है, बजरंग नहीं, आपका ये अधिकार नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो कि एक गरीब किसान का बेटा है, गरीब किसान का बेटा है वो मुख्यमंत्री। आज एक गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री आप लोग बना सकते हैं, कांग्रेसी बना सकते हैं, 10 जन्म में नहीं बना सकते। प्रियदर्शनी आप जी, लोगों को याद, आप लोगों को सिर्फ राज प्रियदर्शनी जी अब समय बदला, तभी तो आपकी सरकार आई। जब प्रदेश की जनता ने सोचा कि कुछ बदलाव करना है तो तभी तो आपकी सरकार आई। अब दूसरे पिछली सरकारों को लेकर के साथ नहीं चल सकते। तीसरे टर्म की सरकार है बीजेपी की। अब जब जवाब देने की बारी है, सत्र की जब कार्यवाही होगी उसमें आपको जवाब देना है जी। तो अभी नहीं खाली कर रहे नहीं, कोठी कहाँ खाली कर रहे ठीक है ना, वो कोठी का एक अलग मसला है, उसमें फाइन लग रहा है उनके ऊपर, उसमें कोठी का एक अलग मसला है, वो फाइन लग रहा है उनके ऊपर। जब लीडर ऑपोजिशन होगा उसको वो कोठी मिल जाएगी। प्रियदर्शनी जी, कोठी खाली करना मेरा मुद्दा नहीं है फिलहाल। कब होगा? चलिए, तो हमारा सवाल है ना, वो सर ये मैं इनसे पूछ रही हूँ। और जहाँ तक हमने क्या काम किए हैं, ओंकार भाई चलिए, बहुत बहुत पूछा शुक्रिया प्रियदर्शनी जी, बजरंग जी और ओंकार जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़े रहने के लिए। लेकिन अब विधानसभा का सत्र जो है वो कल से शुरू होगा और देखना होगा कि किन मुद्दों की गूंज वापस सुनाई देगी और कौन कौन से मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा और सरकार की तरफ से किस तरह से जवाब दिया जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।